अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है विलियम ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट। इट मींस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोइट विलियम ब्लेक को और देखेंगे इनकी पोइट्री के अंदर मिस्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो मैं बना रही हूँ हमारी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर, और उन्होंने कहा था कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है। सो मैंने बाकी टॉपिक्स को साइड में रख के पहले इस टॉपिक को चूज़ किया। सो बगैर किसी देर के मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मिस्टिसिज्म। क्योंकि अगर हमने मिस्टिक पोइट को डिस्कस करना है तो पहले मिस्टिसिज्म को जानना ज़रूरी है। मिस्टिसिज्म अगर देखा जाए विकिपीडिया के लिहाज से, मिस्टिसिज्म इज़ पॉपुलरली नोन एज बिकमिंग वन विद गॉड और द एब्सोल्यूट। यानी कि मिस्टिसिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी पोइट या जो भी इसका बिलीवर है वो ये कहता है कि हम गॉड के साथ यूनाइट हो सकते हैं, या हम गॉड का ही कोई पार्ट है, तो हम उसके साथ अपने होल के साथ यूनाइट हो सकते हैं। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऐसा बिलीफ है जिसके अंदर ये हिडन मीनिंग है कि लाइफ या तमाम तर ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनाइट कर सकते हैं गॉड के साथ। तो वही बात है, इसका मतलब क्या है ईजी वर्ड्स में अगर समझा जाए तो यही कि हम सब कहीं ना कहीं गॉड का ही एक पार्ट हैं, और हमारी ज़िंदगी भी उसका ही एक पार्ट है, उसकी ही दी हुई है। ये तो है कि उसकी दी हुई है, लेकिन यहाँ मिस्टिसिज्म के अंदर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। सो इतना डीप इनटू जाए बगैर हम सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि एक तरह का यूनियन का कॉन्सेप्ट है कि जो क्रिएशंस हैं वो क्रिएटर के साथ यूनाइट हो सकती हैं। अगर मिस्टिसिज्म ये कहता है तो मिस्टिक जो पोइट्री है उसके अंदर ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या कुछ उसके अंदर मेन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिस्टिक पोइट्री के, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन। यानी कि डिवाइन यानी जो हमारा रब है, जो क्रिएटर है, उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक। ठीक है, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस की जो बातें हैं वो इधर की जाएंगी। फिर है जर्नी टूवर्ड्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इनवर्ड जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, अंदर की हमारी सोल की जो प्योर करना है, उसको बेहतर बनाना है, वो इसके अंदर बात होगी। फिर है इमेजरी और सिंबॉलिक इन एलिगोरिकल लैंग्वेज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज इस पोइट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर इमेजेस होते हैं, जिसके अंदर सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एलिगरी यूज़ होती है। एलिगरी यानी कि किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के अंदर या इवेंट का जिक्र करना, या किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को पॉइंट आउट करना अपनी पोइट्री के अंदर। फिर है मेटाफिजिकल थीम्स, और मेटाफिजिकल थीम्स का मतलब होता है मेटा मीन्स बियॉन्ड, और फिजिकल यानी कि फिजिक्स, जो कुछ अपना फिजिकल अपेयरेंस रखता हो। सो बियॉन्ड फिजिकल यानी कि हमारी आम सोच से परे की जो बातें हैं, दूर की जो बातें हैं, वो इसमें की जाती हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मिस्टिक पोइट्री के। इनको बताने का मकसद था कि आगे हम इन्हीं में से कुछ को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो भी विलियम ब्लेक की पोइट्री को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए, ताकि हम बता सकें कि विलियम ब्लेक की पोइट्री में कितना मिस्टिसिज्म है। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है डिवाइन एक्सपीरियंस, और इसमें हम देख लेते हैं कि मैंने पोएम वाइज रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो कि आप अपने असाइनमेंट में, नोट्स में, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आसान वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आप लोग एक्सप्लेनेशन भी उसकी खुद से लिख पाएँ। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास पोएम है द लैम्ब, और उसके अंदर जो मैंने कोट की है उसकी लाइन वो है लिटिल लैम्ब हु मेड दी। यानी कि जो पोइट हैं वो लैम से पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने बनाया है। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जो क्रिएशंस हैं उनको किसने बनाया है, एक ही क्रिएटर है जिसने सबको बनाया है। लेकिन यहाँ पे पूछने का मकसद ये है कि गॉड से बहुत ज़्यादा क्लोज एक ताल्लुक शो कराना मकसद है। आगे इसी तरह जो टाइगर पोएम है द टाइगर, उसके अंदर भी यही है, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी। यानी कि जिसने लैम्ब को बनाया, क्या उसी ने तुम्हें बनाया है। ये भी एक तरह का ऐसा सवाल है कि इसका जवाब तो वो जानता है, बट वो पूछ इसलिए रहा है क्योंकि ये शो कराता है उसकी क्लोजनेस विद द क्रिएटर, किसकी, पोइट की। अगला जो हमारे पास है ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है यूनियन के कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए। द बुक ऑफ यूराइजन से लिया गया जो लाइंस हैं वो हैं, एंड इन द फीमेल इज़ द मेल, एंड इन द मेल इज़ द फीमेल, द टू आर वन, एंड दैट वन इज़ गॉड। यानी कि जो मेल है उसी के अंदर फीमेल है, जो फीमेल है उसी के अंदर मेल है, और दोनों एक ही हैं, और वो एक ही जो है वो गॉड है। ये यूनियन का कॉन्सेप्ट बताने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये कि मेल फीमेल बिल्कुल दोनों को एक ही करार दे दिया गया है, और उनको भी किसके साथ जोड़ दिया गया है, डायरेक्टली गॉड के साथ, कि वो गॉड ही है। ये दिखा रहा है कि सारे इंसान कहीं ना कहीं, या सारी क्रिएशंस कहीं ना कहीं उसी एक क्रिएटर का पार्ट है। ये दिखाता है बहुत ज़्यादा क्लोज एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन या ऑफ गॉड।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, ये भी एक उनकी पोइम है। वर्ड ऑगरीज का मतलब यहाँ बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, जिसका मतलब होता है ओमेन, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में कोई खदशात हमारे दिल में हो। सो ऑगरीज ऑफ इनोसेंस ये पोइम है। इसका भी जो ये स्टैंजा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये भी एज अ गुड एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। इसके अंदर भी कह सकते हैं कि बहुत ही कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट है, या बहुत ही पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ग्रेन ऑफ सैंड है, ये पार्ट है, और होल क्या है, वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं कि एक जो रेत का एक जो जर्रा है, उसके अंदर पूरी दुनिया देख सकते हैं हम। फिर एक जो फूल है उसके अंदर हम पूरी जन्नत देख सकते हैं। और हम इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी यानी कि बिल्कुल जिसकी कोई लिमिट ही ना है, नहीं हो सकती, उसको हम अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। और इटर्निटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, उसको एक घंटे में कैद कर सकते हैं। सो ये वो बातें हैं जो कि हमारी आम सोच उनको कैप्चर नहीं कर सकती है। बहुत ही फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ बातें हैं, और ये डिवाइन एक्सपीरियंस को शो करती हैं, गॉड के साथ कितना मजबूत ताल्लुक है उसको शो करती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है सिंबल्स एंड इमेजेस। यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज, तो आप लोग पीछे देख ही चुके हैं कि किस टाइप की इस्तेमाल की गई है। सो यहाँ पे हम सिंबल्स देख लेते हैं कि इसी लैंग्वेज के अंदर कैसे सिंबल्स या इमेजेस यूज हुए हैं। तो द लैम्ब जो पोइम है उसमें ये कुछ पोइम्स हैं जो कि बार बार रिपीट होंगी, ताकि आप लोग एक ही पोइम में से एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। द लैम्ब जो पोइम है, इसके अंदर लैम्ब, ऑब्वियसली जब लैम्ब की बात हो रही है तो वहाँ हमारे दिमाग में इमेज तो बनेगा ही बनेगा लैम्ब का। और कैसा इमेज बनता है, एक जेंटल इनोसेंट सा क्रिएचर है, प्यारा सा, मासूम सा। और ये यहाँ पे सिंबल के तौर पे भी एक्ट करता है, जो कि सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन इनोसेंस, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी प्रोफेटिक इनोसेंस है, वो तो लाजमी है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स थे वो सारे इनोसेंट थे, यानी कि वो गॉड की तरफ से ही ऐसे उनको क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो पोइट्स हैं, इनके मोस्ट ऑफ द पोइट्स के रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन यहाँ पे इनके पोइट्री में काफ़ी एंटी रिलीजन थीम्स भी आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली रिलीजन की भी इन्होंने बात की है, क्रिश्चियनिटी की। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को सिम्बलाइज करता है लैम्ब, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस के हामिल थे, हम ये कह सकते हैं। आगे हमारे पास है द टाइगर, और इसके अंदर जो इमेज है वो भी ऑब्वियसली टाइगर की है। और कैसी एक पावरफुल किस्म का क्रिएचर है, हमारे दिमाग में एक स्ट्रेंथ का इमेज बनता है, पावर का इमेज बनता है। और यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ पैशन और डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोल। क्योंकि ऑब्वियसली टाइगर को अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ताकतवर तो है ही, लेकिन इसका डार्क एक इमेज कब बनता है, जब ये खून खराबा करता है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन सोल का भी ये डार्क एस्पेक्ट है कि ह्यूमंस भी दूसरों के साथ कभी कभी अच्छा सलूक नहीं करते। ईवल एक नेचर जो ह्यूमंस की है वो ये सिंबलाइज करता है। और साथ ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ पैशन भी, कि हमारे जज्बे में कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्शन की पावर होती है। नेक्स्ट हमारे पास पोइम है लंदन। और लंदन जो पोइम है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसके अंदर काफ़ी जो इमेजेस बनते हैं वो हमारे जहन में चिमनी का बनता है, रिवर टेम्स का बनता है, पैलेस का बनता है, चर्च का बनता है। तो ये जो सब इमेजेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं करप्शन सोसाइटी के अंदर जो थी, या जो ओप्रेसिव फोर्सेस थी। करप्शन क्यों, क्योंकि जो चर्च थी उस दौर में वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी आदात की, हम कह सकते हैं उनके अंदर ऐसी आदतें आ गई थी, या ऐसी उनकी क्वालिटीज़ हो गई थी कि वो लोगों को जो कुछ सिखाते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे। सो यहाँ पे एक हिपोक्रेसी शो होती है चर्च की, और इसी वजह से जो है वो करप्शन को रिप्रेजेंट करता है ये लंदन पोइम के अंदर। आगे फिर वही पोइम आ गई ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। इस पोइम के अंदर भी जो इमेजेस हैं वो काफ़ी नेचर रिलेटेड हैं, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, मॉथ हो गया, वॉर्म, फ्लाई। और ये ऐसे इंसेक्ट्स हम कह सकते हैं कि जिनको डेली लाइफ में देखते तो हम सब हैं, बट इसको कोई भी इतने इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व नहीं करता है। लेकिन यहाँ पोइट ने उनको किया है, और ये रिप्रेजेंट करे हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ की बात जहाँ पे है वो हमें ग्रोथ को ही सिंबलाइज करता है यहाँ पे, और साथ में स्टेजेस ऑफ लाइफ को, कि लाइफ हमारी किन किन मराहिल से होके गुजरती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, अपने अंदर का अपने अंदर को, अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करना, मज़ीद रीन्यू करना, और देखना कि उसमें क्या कुछ फॉल्ट्स हैं और उनको चेंज करना और उनको मज़ीद बेहतर बनाना।
सो ये जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 पोएम्स के रेफरेंसेस दिए हैं। पहला है द चिमनी स्वीपर, और ये एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर स्टोरी बताई गई है एक लड़के की, यंग लड़के की, जो कि चिमनी को रोज़ साफ-सुथरा करता है, उसकी सफाई करता है। तो यहाँ पे वो दिखाता क्या है, जो पोएट है विलियम ब्लेक, वो क्या दिखाते हैं कि एक लड़का है जो कि इतनी यंग एज में ये काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कितनी हार्डशिप्स हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वो अपने अंदर होप रखता है। तो इससे ये दिखता है कि अगर हमारे बाहर की ज़िंदगी में जितने भी हार्डशिप्स हों, कुछ भी हो, अगर हम अंदर अपने इनर जो हमारा सोल है उसको साफ रखें, उसको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रखें, तो होपफुल रखें अगर उसको हम, तो बाहर की जो जितनी भी मुश्किलात हैं, जो भी सॉरोज़ हैं, वो हमें इतना अफेक्ट डीपली नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो ख्वाब देखता है, यानी कि वो, उसकी ख्वाहिश है, उसका ख्वाब है क्या, फ्रीडम, जॉय, हैप्पीनेस, चाहे उसकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सैटिस्फैक्शन का उसको एहसास इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। सो हमारे अंदर जो हम चीज़ सोचते हैं, अंदर को अगर हम अपना साफ रखें तो बाहर भी चीज़ें बेहतर होती हैं, चाहे वो मुश्किल हो, बट हम उसको अच्छे से उनके साथ कोप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी सिचुएशंस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइगर, और द टाइगर के अंदर भी जो स्पीकर है, यानी कि टाइगर पोएम के अंदर वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, द नेचर ऑफ गुड एंड इविल। यानी कि देख तो वो टाइगर को रहे हैं, यानी कि जो पोएट है वो बात तो यहाँ टाइगर की कर रहा है, लेकिन टाइगर की बात करते हुए वो जनरल ह्यूमंस की भी बात कर रहा है कि क्या उनको नेचुरली बाय नेचर उनको गुड बनाया गया है या इविल बनाया गया है, क्योंकि टाइगर के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर देखा जाए उसकी जो ब्यूटी है, जो ऑब्वियसली हर एक क्रिएशन के अंदर कहीं ना कहीं ब्यूटी है, तो वो ब्यूटी और उसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो गुड नेचर में आ जाते हैं, और जब उसके खून खराबे वाले एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं तो वो ईवल में आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो सोच है टाइगर की क्रिएशन के बारे में, वो ये है कि क्या उसकी नेचर गुड है या ईवल है। सो ये चीज़ सोचते हुए अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम खुद को इंटरनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। लास्टली हमारे पास यहाँ पे है लंदन, द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सिटीज़ सफरिंग एंड ऑपरेशन लीड टू अ सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड एलियनेशन। यानी कि लंदन शहर को जब ऑब्जर्व किया स्पीकर ने, यानी कि पोइट ने, तो क्या देखा कि इस सिटी के अंदर कितनी सफरिंग है, कितनी ऑपरेशन है, और इससे उनको क्या मायूसी हुई बहुत ज़्यादा, एलियनेशन, यानी कि उन्होंने अपने आप को एलियन फील किया, बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलोन फील किया उस पूरे शहर के अंदर। एक शहर कितना बिजी होता है, स्पेशली लंदन जैसा बड़ा शहर कितना बिजी होता है, बट बंदा वहाँ पे खुद को एलियनेट तब कर लेता है जब वो किसी के साथ भी खुद को रिलेट नहीं कर सकता, और स्पेशली बंदा जब खुद को दूसरों से अलग-थलग कर लेता है, तो वो अपने इनर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है कि वो खुद अंदर से कैसा है, और दूसरों को भी जज कर सकता है कि वो कैसे हैं, अपने बैरूनी मामलात में और अपने जो है वो आपस के इंटरनल मामलात में। सो यहाँ पे इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम खुद को इंटरनली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है मेटाफ़िज़िकल थीम्स का, और मेटाफ़िज़िकल का मतलब मैं पहले भी बता चुकी थी, बियॉन्ड फ़िज़िक्स या बियॉन्ड फ़िज़िकल, यानी कि जो हमारी एक कॉमन जो सोच है लोगों की, या जो कॉमन बातें हैं उससे दूर या परे की बातें करना। और ये जो थीम्स होते हैं ये काफ़ी और पोइट्स की भी पोइट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम विलियम ब्लेक की बात करें, सो ऑब्वियसली उन्हीं की पोएट्री को ज़िक्र करेंगे, और ये पहले भी मैं इनका ज़िक्र कर चुकी हूँ, तकरीबन वही पोएम्स रिपीट हो रही हैं। सो पहली हमारे पास है ऑगरीज़ ऑफ इनोसेंस, जिसके अंदर यही 2 लाइन्स जो पहले भी मैंने कोट की थी, यहाँ पे भी है, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें वो कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड हैं और पार्ट हैं एक ग्रेटर होल का। किसका? जो कि क्रिएटर है, सारी क्रिएशंस उसी का पार्ट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ काफ़ी मेटाफिज़िकल इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये बिलीफ समझना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इस बिलीफ के ऊपर यकीन रखना और फिर इसको मज़ीद हम कह सकते हैं कि दूसरों को भी बताना और वो सब करना, ये सब बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम है। सो यहाँ पे ये जो एक बिलीफ है, ये मेटाफिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जा सकता है। सो ये मेटाफिज़िकल थीम है विलियम ब्लेक की पोएट्री के अंदर जो यूज़ हुए, मेटाफिज़िकल आप कह सकते हैं कि लाइन्स हैं, मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है इनके अंदर। लंदन जो पोएम है, उसके अंदर भी ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है मैरिज हेयर्स की। मैरिज हेयर्स जो है वो क्या है, जो टर्म हर्स है, इसका मीनिंग होता है ऐसी कोई लाइक कार या ऐसी कोई व्हीकल जो कि
जब किसी का फ्यूनरल हो यानी कि कोई जनाजा वगैरह हो तो वहाँ पे बॉडी को लेकर आए कफन के अंदर रैप किए हुए। सो ये हम देखते हैं मैरिज के साथ तो इसका कोई जोड़ नहीं बनता, कोई ताल्लुक नहीं बनता। सो इस टर्मिनोलॉजी को मैरिज जैसी टर्मिनोलॉजी के साथ इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का सिंबॉलिक यूनियन है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, क्योंकि मैरिज तो एक तरह का न्यू हमारी लाइफ का स्टार्ट होता है। सो हम कह सकते हैं न्यू लाइफ हमें मिलती है, और साथ ही एक डेथ रिलेटेड टर्म का इस्तेमाल करना। सो दिस इज़ रियली मेटाफिजिकल, और एक कॉमन जो सोच है वो इस चीज़ को अब खुद से ईजिली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही डीप किस्म के कनेक्शंस शो कर रहा है। और हमारे पास नेक्स्ट है द टाइगर। द टाइगर के बारे में पहले भी जैसे हमने बात की थी, क्या कि इस पोएम के अंदर मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन उसको देखा गया है। पहले भी यही है कि टाइगर की क्रिएशन के बारे में ही बात हो रही थी, और यहाँ पे भी वही हो रही है। सो मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन को भी जानना, अगर कोई क्रिएटर को इतने नज़दीक जाके जाने कि उसकी मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन को जाने, सो ये एक बियॉन्ड कंप्रीहेंड करना ये कॉन्सेप्ट है कि हम इजीली इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही लाइन्स हम कोट कर सकते हैं, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। यानी कि कौन सी ऐसी आंख है जो कि इमॉर्टल होगी, जो कि फ्रेम कर सकती है तुम्हारी इस फियरफुल सिमेट्री को, कि मतलब जो तुम्हारे ऊपर पैटर्न्स हैं, जो तुम्हारा डिज़ाइन है, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हारे ऊपर दिख रही है हमें, ये कौन सा इमॉर्टल हैंड है या आई है जिसने इसको फ्रेम किया। ऑब्वियसली इमॉर्टल है बिकॉज गॉड इज इमॉर्टल, और यहाँ पे हमारी वही बात है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इमॉर्टल आए, तो यानी कि वो बहुत डीपली जाके क्रिएटर को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, क्रिएटर को ढूंढना चाह रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेटाफिजिकल थीम। आगे एक और पॉइंट लास्टली हम डिस्कस करते चलें, जो कि है चैलेंजिंग रिलीजन के मेटाफिजिकल या मिस्टिक जो भी होते हैं पोइट्री उसके अंदर, क्योंकि मिस्टिसिज्म बहुत डीपर एक कनेक्शन है गॉड के साथ। तो यहाँ पे कभी कभी जो पोइट्स हैं या जो इनके बिलीवर्स हैं वो कभी कभी रिलीजन को चैलेंज कर देते हैं, कि वो कहते हैं कि रिलीजन के अंदर वो फ्रीडम नहीं है जो कि मिस्टिसिज्म के अंदर है। क्या कि ब्लेक की अगर बात की जाए तो चर्च के वो खिलाफ हो गए थे और उसके क्रिटिक बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि चर्च जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लोगों को जिस बात का दर्श दे रहे हैं उस पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह की हिपोक्रेसी है, और लोगों को जो हम कहते हैं सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अपनी सिर्फ एक तरह की उन्होंने अथॉरिटी कायम करनी थी, बाकी उनको लोगों से कोई खासी गर्ज नहीं थी। तो ये चीज़ विलियम ब्लेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसीलिए वो चर्च के अगेंस्ट हो गए। सो यहाँ पे हमारे पास जो बल्कि तीन एग्जाम्पल्स हैं वो है फर्स्ट द गार्डन ऑफ लव की। ये एक न्यू पोएम का जिक्र आ रहा है इसके अंदर। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इसके अंदर इस रिलीजन वाला या चर्च वाले कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। इस पोएम के अंदर जो पोइट है विलियम ब्लेक, वो बताते हैं कि कैसे एक बहुत ही प्यारे गार्डन, कुछ को उन्होंने गार्डन ऑफ लव कहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है प्रीस्ट्स ने, यानी कि ऑब्वियसली चर्च ने और उनके लॉज ने, जो उनके लॉज जिनको के क्रिटिसाइज कर रहे हैं विलियम ब्लेक। और यहाँ पे वो सिंबलाइज किसको करते हैं? करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। वो कह रहे हैं कि इतना ऑर्गेनाइज इस रिलीजन को कर दिया गया है, इतने रूल्स, इतने लॉज, इतनी चीज़ें कि लोगों का इस पे अमल करना मुश्किल कर दिया है उन्होंने। और खुद उनके अंदर कितनी करप्शन है, कितनी हिपोक्रेसी है, कितनी दोगलापन है। और यहाँ पे लाइन जो इसमें से हम ले सकते हैं वो एंड प्रीस्ट्स इन ब्लैक विद शुगर्ड लिप्स, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने क्या कहा है, प्रीस्ट ब्लैक में है, यानी कि खुद तो वो कितने ईवल साइड पे चले गए हैं और लोगों को मीठी मीठी बातें करके वो सुनाते हैं और अपनी तरफ रागिब करते हैं, माइल करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। और नेक्स्ट है द चिमनी स्वीपर, जिसके अंदर वो देखते हैं कि चर्च का सोसाइटी में कैसा रोल है, और जो यंग चिमनी स्वीपर है उसके साथ भी कोई खासा अच्छा सलूक नहीं किया जाता चर्च वालों की तरफ से, और कैसे वो सफ़र कर रहा है और चर्च वाले कैसे सोसाइटी को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पोएम लंदन है इसके अंदर भी वो दिखाते हैं कि कैसे पूरे शहर को जो है वो चर्च की वजह से एक ख़राबी का सामना करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ फेथ हो गया लोगों में से, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस हो गया। ये तभी होगा जब चर्च वाले अपना या प्रीस्ट अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। वो उनका क्या काम है कि रिलीजन को स्प्रेड करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को उस तरफ बुलाना। लेकिन जब उसको इतना मुश्किल बना देंगे लोगों के लिए और ना ही लोगों को सही से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी सही से उसके ऊपर अमल ही नहीं करेगा। और यहाँ टर्म जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में की है ये इसलिए बिकॉज ये इन्होंने एग्जैक्टली यही फ्रेज अपनी पोएम के अंदर लंदन में यूज़ किया है। वो क्या है? ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्ड।
और अपॉल्ड का मतलब होता है फीलिंग शॉक्ड या हॉरिफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वो कह रहे हैं कि ब्लैकनिंग जो चर्च है, जो चर्च जो खुद ब्लैक हो रही है, वो दूसरों को हॉरिफाई कर रही है, दूसरों के लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस बन रही है। सो यहाँ पे आई होप आप लोगों को इसमें कुछ क्लियरेंस हुई होगी। मिस्टिसिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम इजीली हम कह सकते हैं कि उसको समझ नहीं सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि विलियम ब्लेक को एज अ मिस्टिक पोइट उनकी पोइट्री के अंदर से रेफरेंसेस देते हुए समझा सकूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बने, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें। Until the next video, Allah Hafiz.